आज हम रेंज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेंज के डिफरेंट अप्रोच बताए थे। अभी और भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए y बराबर 1/3x माइनस 5 या 3x माइनस 5। बेटा इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे बताइए इसका डोमेन क्या है। बेटा इसका डोमेन है r माइनस 5/3। डोमेन तो मैंने आपको बता ही दिया, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप डोमेन। मतलब आप इसको सब कुछ दे सकते हैं 5/3 को छोड़कर। तो डोमेन तो बेटा ये आ गए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का, इस टाइप का रेंज, जो इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज किस तरीके से निकालते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई तरीके होते हैं रेंज को कैलकुलेट करने के। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम सीधा डायरेक्ट लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे थे क्योंकि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए रेंज का एक और अच्छा तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका जिसको बोलते हैं। जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है। अच्छा रेंज मतलब y की वैल्यू, ओके। मुझे y बिलोंग्स टू बताना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 3xy माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तो 1 प्लस 5y अपॉन 3y। अब देखिए ये जो है ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। पहले क्या था y इन टर्म्स ऑफ x, फिर मैंने ऐसा कुछ किया कि x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करूंगा, इसका डोमेन। तो यहां से मुझे मिलेगा y बिलोंग्स टू, तो इसका जो डोमेन होगा वही इस फंक्शन का रेंज होगा क्योंकि अल्टीमेटली रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू। तो मुझे y बताना है तो यहां से मैं इसको डिफाइन करूंगा। अब बताइए ये डिफाइंड कब होगा, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होगा, फॉर ऑल y एक्सेप्ट 0। तो बेटा यहां से y बिलोंग्स टू आ गया ये, तो इसकी ये जो डोमेन है वही इसकी ये रेंज होगी। तो फाइनली आंसर मेरे पास आ गया r माइनस करली ब्रैकेट 0। ये है रेंज, इस फंक्शन का रेंज। बट देखिए इस अप्रोच में एक दिक्कत है, इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। जब भी आप ऐसा करते हो, अच्छा मैंने इसमें क्या सिखाया बेटा कि y इन टर्म्स ऑफ x है तो कुछ ऐसा करो कि x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, और जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आएगा इसका हम निकालेंगे डोमेन, और जो डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी। जैसे रेंज मैंने निकाली r माइनस 0, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो r में से 0 निकाल रहे हैं इसको हम वेरीफाई करेंगे। हम चेक करेंगे कि वास्तव में y 0 नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। इफ y 0, तो y की वैल्यू 0 जब हम रखते हैं इधर तो हो जाएगा 1/3x माइनस 5। अब आप मुझे बताइए 3x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/0, तो x की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। यदि यहां से x की वैल्यू निकल जाती तो 100% उसकी रेंज में 0 होता। अब आप बताओ x की वैल्यू तो इंफिनिटी निकली, मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा x जो है वो इंफिनिटी है, क्या उसकी डोमेन में इंफिनिटी है? बिल्कुल नहीं है। इंफिनिटी तो मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो जब उसकी डोमेन में ही इंफिनिटी नहीं है तो रेंज में 0 नहीं होगा। मतलब ये हमारा आंसर जो हमने निकाला बिल्कुल सही निकाला है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें मैंने क्या सिखाया आपको, जब भी आप कुछ नंबर निकालते हो तो उसको इमीडिएटली वेरीफाई। तो वेरीफाई हमने किया तो हमने पाया कि यार x की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी, और x की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। और यदि x की वैल्यू ऐसी आती जो उसके डोमेन में होती, यदि उसके डोमेन में x होता तो 100% रेंज में भी 0 होता। बट x की वैल्यू इंफिनिटी उसके डोमेन में नहीं है तो रेंज में 0 नहीं होगा। तो ये है एक सिस्टमेटिक तरीका। आपने इसमें क्या सीखा, इफ y इन टर्म्स ऑफ x देन x इन टर्म्स ऑफ y, और जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आया इधर आप क्या निकालेंगे बेटा, इसका डोमेन, वही क्या होगी, फंक्शन की रेंज। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है।
मैंने पहले भी बोला कि हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके होते रेंज कैलकुलेट करने के, कोई फिक्स तरीका नहीं है। हाँ, डोमेन मतलब एक्स की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, बट रेंज में आपको कई अप्रोच मिलेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सिखाऊंगा रेंज निकालना। कल ही मैंने आपको एक फार्मूला दिया था लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू रेंज का, ये आप कब लगाएंगे? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, ये भी रेंज का फार्मूला है, ये भी एक रेंज का अप्रोच है निकालने का, इसको अच्छे से नोट करें। अब देखिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा इस क्वेश्चन का मुझे रेंज निकालना है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। अब इसके तरीके मेरे पास कई हैं, बट मैं आपको धीरे धीरे बता पाऊंगा। जैसे मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको इसका रेंज निकालना सिखाऊंगा, उधर मैं सिखाऊंगा इसका ग्राफ से, इसका ग्राफ से भी रेंज हम निकाल सकते हैं। देखो यार, एक्स वर्सेस एफ एक्स यदि हमारे पास है, ग्राफ यदि हमारे पास है, तो हम रेंज कहां देखते हैं बेटा? वाई एक्सिस पर, और डोमेन कहां देखते हैं? एक्स एक्सिस पर। तो यदि हमारे पास इसका ग्राफ है तो हम इमीडिएटली बता सकते हैं इसकी रेंज क्या है। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताऊंगा। अब एक मेरे पास एक और तरीका है बिल्कुल डिफरेंट। पहले तो आप मुझे बताइए इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन आर है। आप देखें ये हर एक एक्स के लिए डिफाइंड है। ये मैंने कैसे बोल दिया? डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का डी क्या है? इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है। जरा देखो, इसका डी नेगेटिव है, 1 - 4, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगी। तो बेटा इसका डोमेन आ गया आर, डोमेन तो आ गया आर। ओके, मतलब फाइनली एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। अब चलो निकालते हैं इसका रेंज। अब रेंज कैसे निकालते देखिए, पहले तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक काम करते हैं, सबको ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 1, फिर एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस 1, फिर वाई माइनस 1 बराबर 0। ओके, ये बन गई एक्स की क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई। ये एक्स की क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ वाई। और आप मुझे बताइए एक्स बिलोंग्स टू क्या है बेटा? आर। अच्छा, हमें निकालना क्या है? वाई बिलोंग्स टू। रेंज मतलब इसका वाई हमें बताना है। तो इसमें गिवन क्या है बेटा? एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? रियल है। और जब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो उसका डी कैसा होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ठीक है, ये वाला डी तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये खत्म, इसका रोल खत्म। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव और साथ साथ 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं? रियल। और जब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। और जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं तो डी पॉजिटिव होता है, और रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डी 0 होता है। तो चलो डी कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा बेटा? वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? वाई माइनस 1, और सी वाई माइनस 1, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा y बिलोंग्स टू, चलो सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहां 2 आएगा बेटा। मैंने 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो ये 2y माइनस 2 जाएगा। ठीक है, और फिर a प्लस बी, a y प्लस 1 है और b 2y माइनस 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस y, और ये हो जाएगा 3y माइनस 1। अब आप मुझे बताइए, ये 3 माइनस y है, तो मैं इसको लिख सकता हूं y माइनस 3, बेटा माइनस से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, 3y माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल 0। ओके, आप बताइए कितने फैक्टर है बेटा? 2 फैक्टर है और लेस देन है, तो रूट्स के अंदर, तो 1/3 2 3, ये आ गया इसका रेंज।
क्लोज्ड इंटरवल y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका रेंज आ गया बेटा क्लोज्ड इंटरवल। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट करो। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन लिखें f(x) बराबर 1 ln x। बेटा इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा, मैं बता रहा हूं रेंज निकालने के कई तरीके हैं। अब मैं इसको ग्राफ से बताऊंगा आपको। पहले तो आप इसका डोमेन बताइए, इस फंक्शन का डोमेन x ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल 1। जरा सोचो, इसका डोमेन है x ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल 1। फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है, x बिलोंग्स टू। ओके बेटा हमने इसको डिफाइन कर दिया। आप देखिए मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको आगे का बताना पड़ेगा। वैसे मैं ये चीज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताऊंगा फिर से एक बार और, बट अभी हम रेंज पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी ध्यान में देखते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। f dash x माइनस 1 ln x होल स्क्वायर इंटू 1 x। ओके अब आप मुझे बताइए, ये तो ऑलवेज निगेटिव हो गया, और 1 x, x कैसा है बेटा, देखो पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है इन होल डोमेन, और ये ऑलवेज पॉजिटिव बट आगे लगा है माइनस। तो फाइनली हम देखें तो इसका डेरिवेटिव कैसा निकला, इसका डेरिवेटिव निकला बेटा ऑलवेज नेगेटिव इन होल डोमेन। इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है इन होल डोमेन, इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। बेटा जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो चलो अभी तो हमें इसका नेचर पता चल गया कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो 100% डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। x वर्सेस 1 ln x। ओके अच्छा रेंज के लिए हम कहां देखेंगे, ग्राफ में रेंज कहां देखते हैं, y एक्सिस पर, और डोमेन x एक्सिस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। उसके लिए पहले तो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये ओरिजिन है, इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या है बेटा, 0 to 1 और 1 to इंफिनिटी। मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा 1 पर ये नॉट डिफाइंड है बेटा, ठीक है। तो 1 पर एक एसिम्पटोट आएगी, जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वहां पर एक वर्टिकल एसिम्पटोट आती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट x बराबर 1। 1 पर इसका जो देखो दो टाइप के एसिम्पटोट्स होते हैं। अब एसिम्पटोट्स क्या होती हैं सुनिए, ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करे। यदि एक लाइन कर्व को इनफाइनाइट पर टच करती है तो इस टाइप की जो लाइन होती है वो एसिम्पटोट्स होते हैं उस कर्व की। ओके ये तो होगी डेफिनेशन। अब दो टाइप के एसिम्पटोट होती हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोट और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मतलब y की बात कर रहा है, और वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब x की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकाली बेटा, जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड, जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड वही उसकी एसिम्पटोट्स। तो नॉट डिफाइंड कहां है, 1 पर, और इसका जो भी ग्राफ होगा वो 100% यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा यहां होगा, बट इधर तो नहीं होगा। इधर क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसकी डोमेन ही नहीं है। ओके अब हमको ग्राफ बनाना है 0 to 1 और 1 to इंफिनिटी के बीच में। अब आप मुझे बताइए 0 to 1 में यदि हम देखें, इफ x 0 to 1 देन ln x कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैंने ग्राफ बनाया था ln x का, और ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो 0 to 1 में ये कैसा होता है, नेगेटिव, और 1 to इंफिनिटी में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए 0 to 1 में इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि 1 ln x है।
तो नेगेटिव मतलब कहां, यहां, तो ग्राफ जो भी होगा वो यहां बनेगा और कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में। और मुझे स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से, जीरो पर होलो आएगा और ऐसा स्टार्ट करूंगा डिक्रीजिंग फॉर्म में। देखो ये मैंने ग्राफ बना दिया बेटा 0 to 1 में। अच्छा 0 to 1 में मैंने x के बिलो क्यों बनाया, 0 to 1 में x के बिलो इसलिए बनाया क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है, उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव मतलब x के बिलो, और डिक्रीजिंग क्यों बोला हूं मैंने, डिक्रीजिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अच्छा ये एसिम्पटोट क्या होता है, वो कर्व के साइड से निकलती है, कर्व एसिम्पटोट के साइड से निकलता है, ओके मतलब उसको छुएगा कहां, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो ये यहां आगे जाके मिल जाएंगे, इसलिए इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। अब चलो 1 to infinity में, बेटा 1 to infinity में इसकी जो वैल्यू होगी 100% इस इंटरवल में कैसे होगी बेटा, पॉजिटिव। अब ग्राफ कहां बनेगा, अब ग्राफ x के अबव यहां बनेगा। अब मुझे ग्राफ यहां बनाना है, अब आप बताइए यहां बनाना है और ये एसिम्पटोट है उसकी और डिक्रीजिंग फॉर्म में रखना है, तो लो भाई डिक्रीजिंग फॉर्म में हो गया। अच्छा ये वाली एसिम्पटोट कैसे आ गई, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। इसका लिमिट कैलकुलेट करो प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये क्या होगा बताओ, जब x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन ln x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो ग्राफ से देखो, जब x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, जब x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ ln x कहां अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो जब x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो ln x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। अच्छा ln x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो 1 ln x जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो देखो ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, यहां पर y क्या है बेटा, y यहां पर जीरो है, x एक्सिस पर y क्या होता है, जीरो। तो बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे आती है, उसका लिमिट कैलकुलेट करो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। बट हम माइनस इन्फिनिटी पर कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डोमेन ही नहीं है, ओके। तो सिर्फ ये एसिम्पटोट आएगी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है, और ये वर्टिकल एसिम्पटोट। फाइनली ये ग्राफ है, ये आगे ग्राफ ऑफ 1 ln x। अब चलो इसका रेंज देखते हैं, रेंज कहां देखते हैं, y एक्सिस पर। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी। आप देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। ये है फाइनल आंसर, ये इसका रेंज है बेटा, ये इसका रेंज आ गया। इसको अच्छे से नोट करें, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 sin to the power 4 प्लस cos to the power 4। हाँ देखिए इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है, 1 sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। अब आप बनाइए एक बार ट्राई करो, पहले तो इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, इसका डोमेन R होगा, डोमेन R है क्योंकि साइन के लिए R और cos के लिए भी R। अच्छा 1 है और 1 में जो भी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। देखें आप, साइन की पावर 4 और cos की पावर 4 ये दोनों पॉजिटिव है, तो उनका सम भी पॉजिटिव, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो मतलब ये हर एक x के लिए डिफाइंड है। ये तो आ गया इसका डोमेन। रेंज कैलकुलेट करेंगे आप, देखो बेटा सबसे पहले तो आप इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको ले सकते हैं हम a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व, बेटा मैंने इसमें लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये हो जाएगा 1 और इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ये 1/2 और जैसे 2 दिया मैंने तो 4 हो जाएगा, 4 sin x cos x दैट इज sin 2x और sin 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं कि sin x जो होता है, sin x -1 to 1 होता है इन R, तो sin 2x भी
-1 से 1 होगा। और यदि हम देखें साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन स्क्वायर 2x 0 to 1 होगा। तो बेटा साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रख दो 0। तो जैसे आप मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे, रखो 0 तो ये जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रखी तो 0 आया, 0 रखने पर क्या आया बेटा 1 आया। और साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू यदि हम यहां रखेंगे 1 तो ये जाएगा 2। तो आंसर है 1 से 2। ये है फाइनल आंसर, इसका रेंज है 1 से 2। समझ आ गया बेटा। साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू है 0, तो 0 जैसे मैंने बिठाई तो 1 - 0 1, 1 upon 1 1, ठीक है। और साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2, 1 upon 1/2 दैट इज 2। ये है रेंज। इस फंक्शन का रेंज मैंने दे दिया 1 से 2, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गिवन एक्सप्रेशन को उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला और उसमें मैंने देखा कि साइन स्क्वायर 2x आ गया। और साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, 0 to 1, मिनिमम टू मैक्सिमम, और यहां रख दी मैंने। तो फाइनल आंसर आ गया 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा रेंज मेरे हिसाब से अभी तो मैंने कंप्लीट करा दिया रेंज, आगे मैं इसको फिर कंटिन्यू करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। रेंज को अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल, इक्वल और आइडेंटिकल इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। अब आप देखिए, दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल कब होते हैं। सुनिए, जैसे आपके पास एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं या नहीं, पता करो। तो उसके लिए अप्रोच क्या रखनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन ऑफ f is equal to domain of g। ओके, पहले तो आप देखेंगे कि उनका डोमेन सेम है कि नहीं। सेकेंड अप्रोच, रेंज ऑफ f is equal to range of g। और बेटा थर्ड पॉइंट है कि fx is equal to gx in their common domain। लिख लेना बेटा। यदि ये तीन कंडीशन, दो फंक्शन यदि तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो आइडेंटिकल हैं। इक्वल या आइडेंटिकल तभी होंगे फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल तभी होंगे जब उनका डोमेन सेम हो, जब उनका रेंज सेम हो